मैं आपके चैनल के ज़रिए से, चूँकि आपका चैनल पूरे दुनिया में देखा जाता है, तो मैं आपके देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी, अक़लियत तबके को भी अपने मुआशरती निज़ाम में तब्दीली लानी होगी, अपने अफ़कार और नज़रियात में तब्दीली लानी होगी। किसी भी मुल्क में जो अक़लियत तबका है, उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि उसके अमाल और किरदार से अक्सरियत तबके की दिलेदारी न हो। सही बात, उसको ठेस न पहुँचे, चाहे वो समाजी सतह पे हो, सियासी सतह पे हो, मजहबी सतह पे हो, कहीं भी हमारे जो भाई हैं, अक्सरियत तबके के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनके साथ हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारा अखलाक एक सच्चे मुसलमान की तरह होना चाहिए। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब भी है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, तमाम उर्दू वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। एज ए अदीब, एज ए मुहक्किक, एज ए मुसन्निफ, एज ए राइटर, और इन तमामी चीज़ के अलावा एक अच्छे माहिर तालीम है, अच्छे उस्ताद है। इससे पहले बहुत जिम्मेदाराना पोस्ट मिथिला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रह चुके हैं और दरभंगा और बिहार के मुख्तलिफ कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, इंचार्ज रह चुके हैं। तमाम कॉलेजों को उन्होंने सजाया है, संवारा है। एक अलग एक्टिविटी के तौर पे जाने जाते हैं, एक अच्छे सहाफ़ी भी है। अगर आप उर्दू जानते हैं या हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, तो उर्दू अखबारात या हिंदी के अखबारात में मुसलसल हालात हाजरा के ऊपर, सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लोगों को क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अपने कलम के जादू के जरिए, अपने आर्टिकल के जरिए लोगों को बेदार करते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि मुल्क कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका सरप्रस्त चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आपके तय झाड़े तशक्कुर कि आप आज यहाँ तशरीफ लाए और मेरे गरीब खाने पे आए और आपसे बात हो रही है। आपको सबसे पहले कि आज 9 जिलहिज्जा है, कल 10 जिलहिज्जा है, कल ईद उल अज़हा की नमाज है, कुर्बानी करेंगे, तो आपको पेशी मुबारकबाद और पूरे आलम इस्लाम की निगाहें, आप जानते हैं कि हज बैतुल्ला बेशक के तरफ, बैतुल्ला शरीफ की तरफ, हाजियों की तरफ था, और ऐसे खुशनुमा मौके पर, ऐसे मुबारक मौका पे आप आए हैं, तो आपके तय बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके तय झाड़े तशक्कुर। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब एक अच्छे कलमकार है, कई किताबों के मुसन्निफ है। दूसरी सबसे अहम बात, एक अच्छे सहाफ़ी भी है, एक अच्छे राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है। और मैं मुसलसल इनके आर्टिकल पर नजर भी रख रहा था, कुछ समझने की भी कोशिश कर रहा था। जिस तरीका से देश की सियासत के ऊपर लोकसभा का जो 2024 का इलेक्शन कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या वजूहात रह गया कि इंडिया अलायंस जो मैजिक नंबर है 272 का, वो अबूर नहीं कर सका। हम इसके ऊपर बातें करेंगे। और बिहार में इंडिया अलायंस को कुछ खास सीटें नहीं आई, कुछ ऐसी सीटें हार गई जो हारना नहीं चाहिए था। जैसे कि हम समझ सकते हैं अररिया की सीट है, और ये सिवान की सीटें हैं, और यहाँ पर लालू प्रसाद की साहबजादी लड़ रही थी, रोहिणी आचार्य, वो सीटें हैं, और मधुबनी की सीटें हैं। और जिस तरीके से आप मिथिलांचल अंचल से भी आते हैं, बिहार पर नजर आते हैं, इसकी क्या हुजूर वजूहात रही? देखिए, ये जो 2024 का पार्लिमानी इंतखाब था, ये हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम पार्लिमानी इंतखाब था, इसलिए कि 10 सालों से जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी, वो इंतखाबी अमल के आगाज से पहले से ही ये ऐलान कर दिया था, यानी दावा भी किया और इरादा भी जाहिर किया कि हम 400 से ज्यादा सीट लाने जा रहे हैं जी। और उनके इरादे ये थे कि 400 सीट जब आएंगी तो हम यहाँ के जो हमारा आईन है, जो जमहूरियत की रूह है, उसमें हम तब्दीली लाएंगे।
ظاہر ہے کہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں اس طرح کے دعووں اور ارادوں کا ظاہر ہونا ایک خدشہ پیدا کرتا ہے بے شک عوام الناس میں کہ ایک ایسی پارٹی جو ایک خاص نظریے کے نمبردار ہے، لیکن اس انتخابی نتائج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو اقلیت طبقہ ہے، بالخصوص مسلم طبقہ ہے، اسے اکثریت طبقے کے تئیں اجتماعی طور پر اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو آمریت کی طرف، ڈکٹیٹرشپ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اسے روک دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم جمہوریت میں ہیں، بے شک یہاں شمار، اعداد و شمار کی اہمیت ہے، نمبرز کی ہے، یہاں پر نمبر گیم ہے۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ 59 از 0 اینڈ 51 از 100۔ بے شک آپ کہیں گے کہ 2 ووٹ کا فاصلہ ہے، لیکن 49 ووٹ لانے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ روڈ پہ ہوں گے، اور جو 49 ووٹ 5100 ووٹ لائے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا ہوں گے کہ وہ مسلط پہ ہوگا، مسلط پہ چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ وہ پارٹی کو حکومت میں کیسے آئی، یہ عینی تقاضا ہے کہ چونکہ ایک سنگل پارٹی لارجسٹ پارٹی تھی، وہ 240 کے نشانے کو پورا کیا، پھر قومی جمہوری اتحاد جو ہے انڈیا الائنس سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، تو وہ ان کو عینی حق ہے حکومت سازی کرنے کا۔ پھر 2 جماعتیں جو ہیں، الگ الگ علاقائی جماعت ہیں، جیسے بہار کی جنتا دل متحدہ جس کے لیڈر ہمارے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار ہیں، یا پھر چندرا بابو نائیڈو ہیں، انہوں نے حمایت دی ہے، اس لیے وہ حکومت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل وہ جو 2 بار ان کی وزارت رہی ہے، ان کی کابینہ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا ایک ہے، دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جمہوریت میں غلط فہمی کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن خوش فہمی کا ازالہ نہیں ہوگا۔ بے شک صحیح بات۔ تو اس بار کیا ہوا کہ بہار کا، جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ ارریہ کا انتخاب ہار جانا، یا چھپرا میں خود لالو یادو کی بیٹی آچاریہ کا چناؤ ہار جانا، یا پھر اور دوسرے سیوان میں چناؤ کا ہار جانا، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انڈیا الائنس کی جو بڑی جماعت یہاں تھی بہار میں، لالو پرساد یادو کے صاحبزادے تیجسوی یادو، دیکھیے ان کے لیے ایک سنہرا موقع تھا، اور یہ سنہرا موقع نتیش کمار جی نے ان کو دیا تھا کہ ان کی لیڈرشپ پروان چڑھ سکتی تھی، لیکن کانگریس کو نظر انداز کرنا، اپنے دوسرے حامیوں جو ان کے حمایتی ہیں، اتحادی ہیں، ان کو موقع نہ دینا۔ آپ دیکھیے ان کے اسٹیج پہ وہ لالو پرساد یادو کے نام کے ساتھ تیجسوی یادو کے علاوہ ان کے پاس کوئی اتی پچھڑا جسے کہتے ہیں انتہائی پسماندہ طبقہ کا کوئی لیڈر نہیں، دلت کا کوئی لیڈر نہیں، مسلمانوں کا بھی کوئی لیڈر نہیں، اس لیے 0 ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہندوستان میں جو ایک اسلام فوبیا چل رہا ہے، مسلم فوبیا چل رہا ہے، سبھی پارٹیاں اس سے دوری بنانے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے اس بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جمہوری تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیا ہے، آپ کہیں گے سیدھے طور پر بی جے پی کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے دیا، اس کی مدد کی۔ جدیو کو اگر انہوں نے ووٹ دیا، چندرا بابو کو ووٹ دیا، تو آپ نے قومی جمہوری اتحاد کو، این ڈی اے کو مدد کی یا نہیں کیا؟ اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں نے این ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ مگر حضور یہیں پر رک کر کے ایک سوال لینا چاہیں گے، بہت اچھی نقطے پہ آپ نے بات کی ہے کہ مطلب جانے انجانے میں یا جس طریقہ سے بولیے ہم نے این ڈی اے کو مسلمانوں نے اقلیت میں ووٹ دیا ہے، مگر اس بار کا پہلی بار ہندوستان کا کابینہ ایسا بنا ہے جس میں مسلم مکت ایک بھی مسلمانوں نے یا مسلمانوں کو جو ہے اس میں شپث یا حلف نہیں دلایا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو جس نظریے کی حکومت ہے، اور خاص کر کے اس بار کے انتخابی عمل کے دوران جو تسہیلی عمل چل رہا تھا جلسوں میں، جس طرح سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے راجستھان کے بانسوارا سے یہ اعلان کیا، اور اکثریت طبقے کے ہمارے برادر وطن
हिंदू भाइयों को आह्वान किया कि तमाम जो मुसलमान हैं वो आपके लिए दर्द सर ही नहीं है बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह का उन्होंने ऐलान किया। हम मंगलसूत्र छीन आप लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोट के ले जाएंगे, आपकी जमीन डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काट देंगे देखिए सब। वो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं वो सिर्फ बीजेपी या आरएसएस के नुमाइंदा की हैसियत से बोलते तो कोई हैरत की बात नहीं थी। क्यों कि उनकी जो तंजीम है, जो मदर तंजीम है, उनकी मदर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नजरिया मुसलमानों के तई इस तरह का रहा है। लेकिन एज ए वजीर आजम वो हिंदुस्तान के वजीर आजम सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। जो वोट दिए उसके भी, जो वोट नहीं दिए उसके उनका काम है कि मुल्क के अंदर सभी फिरके का कि जज्बात का, एहसासात का एहतराम किया जाना चाहिए। हमें समाज को बांटना नहीं है, समाज में समरसता है। हमारा जो संविधान है वो हमें क्या सिखाता है? हमें एक सूत्र में सभी धर्मों को बांधा है। और दूसरी बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म है वो ये पाठ पढ़ाता है। मोदी जी जिस सनातन धर्म को की वकालत करते हैं वो पढ़ाता है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व परिवार है। आप देखिए वो स्वामी, अभी चुनाव के बाद हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद के यहाँ गए, वहाँ अपने को वहाँ प्राश्चित करने के गए। वहाँ खुद स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का की तकरीर है उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो इंक्लूजन की है, एक्सक्लूजन की नहीं है। बेशक, मतलब जो भी संस्कृति क्या है सबको साथ मिलाने को, समेट के चलना है, हमको बिखराव पैदा नहीं करना। लेकिन वो मुसलसल इंतखाबी अमल में वोट के खातिर वो ऐसा नारा देते रहे। इसलिए मैं सलाम करता हूँ इस मुल्क के बहुसंख्यक लोगों की, जिसे आप हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, से जिस तरीके से हार जाना। जी बिल्कुल। और खुद वो बीजेपी को हारना जीतना तो कोई भी सियासी पार्टी में लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नारा दिया उसको मुल्क की जो अक्सरियत तबका है मैं उनको सलाम करता हूँ। उनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि उनके तई इज़हार तशक्कुर पेश करें कि उन्होंने उनकी इस बातों पे एक जरा भी कान नहीं धरा। और नतीजा ये हुआ कि जिसके नाम पर वो वोट मांग रहे थे, अयोध्या जैसी जगह से वो चुनाव हार गए। सिर्फ अयोध्या नहीं, बाराबंकी हार गए, पूरा एरिया हार गए। खुद बांसबाड़ा में जहां उसे उन्होंने ये आगाज किया था कि मुसलमानों के खिलाफ नारा देना शुरू किया था, वहां से भी वो चुनाव हार गए। बिल्कुल सही। इसलिए चुनाव में हारना जितना कोई पार्टी कोई जोगी बाबा जो बुलडोजर बाबा थे तो समझिए कि वो तो स्टार्टिंग बोल रहे थे कि बिहार यूपी में 74, पूरे देश में 400 पार। मैंने क्या कहा कि ये बिल्कुल जो उनका उसे कहते ना कि हम इस तरह को खुशफहमी पैदा कर ली उन्होंने कि यहाँ की आवाम जो है वो बिल्कुल कुछ समझती ही नहीं है। देखिए हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, बेशक, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, आप गांव चौक चौराहे खेत खलियान के जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर हमें वोट देने का राइट है तो हम जमहूरियत को जिंदा कैसे रख सकते हैं। और इस बार ये साबित हो गया है, पूरी दुनिया में आलमी बिरादरी हैरत जदा है कि वो पार्टी जो अपने आप को ये कहती थी, जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे बहुत हैं, बिल्कुल, और जिस तरह का माहौल मुल्क में 10 सालों से चल रहा है, उसके बावजूद इंतखाबी नतीजा जो आया है वो समाज को जोड़ने वाला आया, देश को सशक्त बनाने वाला आया, मुल्क में की सालमियत के लिए जो तकाजे थे उसको पूरा करने वाला आया, और जमहूरियत की जड़ें और मजबूत हुई हैं। आज की तारीख में वो मुस्लिम मुक्त ही नहीं बोलते थे, वो विपक्ष मुक्त भी रहा। 10 सालों तक जो हाउस चला वो विपक्ष मुक्त रहा। लेकिन इस बार हिंदुस्तान के अवाम ने एक मजबूत मुस्तहकम अपोजिशन दिया है। हुजूर यहाँ पर रोक करके हम एक सवाल भी लेना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र में इन लोग की करारी शिकस्त हुई, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, और वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कांग्रेस आई, और जो इंडिया अलायंस के लोग थे, शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, शरद चंद्र पवार, और उदय ठाकरे की जो शिवसेना, उदय ठाकरे बाल ठाकरे था, वो हो गया। इन लोग ज्यादा सीटें आई। और 2024 में इसी साल
हरियाणा में भी इलेक्शन होना है, जहाँ 10 सीटें थी, 5 सीटें कांग्रेस के पास आ गई, और उसके बाद महाराष्ट्र में इसी साल इलेक्शन होना है, जिस तरीका से वहाँ का रुझान मिल रहा है, और फिर झारखंड में भी इसी साल इलेक्शन है। तो क्या जो लोकसभा में जो रिजल्ट रहा है, तो इस क्या तीनों रियासत में इसका असर अंदाज रहेगा, या वो टेम्पो खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ और होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि लोकसभा का जो इंतखाबी अमल शुरू होता है जी, उसके जो मसाइल होते हैं और उसके जो इलाकाई सतह पर जो मसाइल होते हैं वो अलग होते हैं। असेंबली जब इंतखाब होता है तो उसके मसाइल फिर वो दूसरी तरह होते हैं। लेकिन अभी जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे मुल्क की जहनियत जो तैयार हुई है, मुल्क में जो फिजा तैयार हुई है, अवाम ये देख रही है कि ये जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है वो किस तरह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, वो किस तरह से समाजी हम आहंगी, फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा रही है, किस तरह हमारे नई नस्ल जो है वो रोजगार में नाकाम हो रही है और तरह तरह की नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रही है। हम सिर्फ मजहबी जुनून पैदा करके नई नस्ल के मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर सकते। इतने मसाइल हैं नौजवानों के साथ, जिसका नतीजा है। इसीलिए चाहे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की वजह से हो, या हरियाणा में हो, या झारखंड में हो, जिस तरह के काम गैर जमहूरी तरीका अमल अपनाया, जो धमका करके, जो एजेंसियां का इस्तेमाल करके जो हो रहा है, उसे यहाँ की चूंकि अमन पसंद अवाम है, जमहूरियत पसंद अवाम है, वो कतई से पसंद नहीं करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये असेंबली इंतखाबात जो होंगे उसमें उसके बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे होंगे, और इनकी जो खुशफहमियाँ हैं, जिस तरह से अभी ये खुशफहमी में मुब्तला थे 400 पार, उस तरह से वहाँ भी आएगा। कोई भी पार्टी, सियासी जमात अगर इस तरह के दावा करने लगती है बगैर वादे के, तो वो कुछ काम नहीं करती। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उदय ठाकरे बोलते हैं नकली शिवसेना, और शरद पवार को भी बोले नकली एनसीपी। अमित शाह जब जाते हैं तो बोलते हैं कि ये दोनों ही नकली है, और जो नकली थी उसको बोल देते हैं ओरिजिनल। क्या कहेंगे इसकी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में अपनी तहजीबी विरासत, समाजी सरोकार और एक दूसरे का एहतराम के माने में बहुत ही अहमियत रखता है। हमारी तारीख के अगर औराक आप उल्टेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ नज़रियात के लोग यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन हर लीडर एक दूसरे का एहतराम करता है। लेकिन इस हुकूमत में ये देखा गया कि जो अखलाकियात और अखलाकियाती कदरें हैं वो पामाल हुई हैं, और सियासत में ज़बान जो है किसके लिए कहाँ इस्तेमाल करनी है, हम इंतकामी जज्बे से हम सियासत नहीं करनी चाहिए। हम सियासत हमें इसलिए करनी है कि मुल्क को मुस्तहकम करना है। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ने काम नहीं किया, जो उन्होंने काम किया था 10 साल में वो आवाम के सामने पेश करते, सी बात है, माउंट करते हैं। उन्होंने काम जो किए हैं, तरक्याती काम किए हैं, तो वो भी तो सामने आना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो उसको पेश नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। और ये देखिए, सबसे और परेशानी कुल मामला ये है कि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है जी। मैं बहुत ही कदर करता हूँ कि ये सोशल मीडिया अगर ना होता तो इस मुल्क की जो कौमी मीडिया है, मुल्क में तकरीबन 5500 छोटे बड़े हिंदी मुख्तलिफ ज़बानों के अखबार हैं, 240 चैनल्स हमारे मुल्क में चल रहे हैं, लेकिन उसमें 98% जो चैनल्स अखबार हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि वो उसके हम नवाला और हम प्याला हो गए। सच्चाई को नहीं देखना पा। आप देख, अवामी मसाइल कहीं है ही नहीं। आपने देखा होगा कि इंतखाबी अमल के दरमियान भी किस तरह से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। खुद इंतखाब होने के बाद जो एग्जिट पोल आया उसमें किस तरह से अवाम को गुमराह किया गया। सब 350 से प्लस ही दिया, सब ने दिया। आप इस हकीकत को जानते हुए किस तरह से कितने लोग, लाखों लोगों ने वो शेयर मार्केट जो होता है उसमें वो लुट गए, गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग। ये क्या किस्सा ये सब है। अभी देखिए
जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हो रहा है इस मुल्क में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का रिजल्ट हो रहा है, इतना अहम पार्लियामानी इंतखाब का नतीजा सामने आ रहा है, और उस दिन नीट का एग्जाम का रिजल्ट कर दिया, और उसमें कितनी बड़ी बदनवानियां हुई हैं। हुकूमत किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें चाहिए साफ शफाफ माहौल चाहिए। जितने पेपर लीक के मामले मुल्क में हो रहे हैं, हुकूमत किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन हमारे नौजवानों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो आप जानते हैं कि कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली, किसी नफ्सियाती तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकली उस बीमार हो गए, अब वो उसका हौसला नहीं हो रहा है। ये इन चीज़ों पे कोई भी हुकूमत हो, उसका हमारा मकसद नहीं है। जमहूरियत है, कोई हुकूमत आएगी, जमहूरियत में किसी एक हुकूमत का रहना आप ये समझ रहे हैं तो फिर जमहूरियत खत्म हो जाएगी। ये तो होता रहेगा, कभी अपोजिशन मजबूत होगी, और जमहूरियत में मुस्तहकम अपोजिशन अगर होती है तो वो बरसर इक़्तिदार पार्टी से ज्यादा आवाम के लिए काम कर सकती है, क्योंकि वो आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाती है। शर्त यह है कि हुकूमत को चाहिए कि उनके जो उनको मुखालफिन न समझें, वो उसे आईनी तौर पे जो इख्तियारात हासिल हैं अपोजिशन को। अगर इंडिया इत्तेहाद एक बड़ी इत्तेहाद बनी है तो देखिए, इंडिया आज देखिए ऐसा नहीं है, 10 स्टेट्स में बीजेपी ने कोई उनको सीट नहीं मिली है। इस तमिलनाडु में 0 हो गई, नहीं 10 इस तरह के 10 पंजाब में 0 हो गई, 10 स्टेट से जहाँ नहीं मिले। उसी तरह इंडिया इत्तेहाद के साथ ये है कि इंडिया इत्तेहाद में की जो सबसे बड़ी जमात है कांग्रेस, उसके अंदर भी बहुत आपसी इतना खींचातान है। मध्य प्रदेश है, आप देख लीजिए, अभी हिमाचल है, कर्नाटक है, सही, राजस्थान है, उनके आपसी में इतने तालमेल नहीं होने की वजह से वरना और भी 10-20 सीटें आ सकती थी। ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने सिर्फ इसलिए शतरंजी चाल चली कि ताकि वोटों को का इंतशार हो, वरना वहां और सीटें आ सकती थी। देखिए, सीटों का घटना, सीटों का बढ़ना अपनी जगह है, लेकिन सबों को का काम एक काम होना चाहिए इस मुल्क में कि जमहूरियत कैसे मजबूत हो, अवामी मसाइल कैसे हल होगी। क्योंकि खुद हमारे वजीर आजम कहते हैं कि हम युवाओं के देश में रहते हैं, यहाँ 65% युवा रहते हैं। क्या युवा के हाथों में रोजगार नहीं होगा? उसकी ये नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक होते रहेंगे, ख्वाब चकनाचूर होते रहेंगे, तो क्या उसके सुनहरे मुस्तकबिल को हम दे सकते हैं? इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके मुखालिफ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें वो जो नौजवान बच्चे हैं उनके चेहरों को पढ़ना होगा, उनके ऊपर चेहरे पे जो मायूसियां हैं उनको देखनी होगी, और उसका इजाला, उसका समाधान कौन करेंगे? हमको और आपको करना है, हमारे वजीर आजम को करना है। अगर वो ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम अक़लियत है वो इस देश का शहरी नहीं है? क्या उनके खिलाफ इस तरह का उनको भाषण देना चाहिए था? इसलिए मैं सलाम करता हूँ यहाँ के अक्सरियत को कि उन्होंने उनकी बातों पे कोनों लिया, और कहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरा हम लोग हुए। देखिए, मैं आपके चैनल के जरिए से, चूंकि आपका चैनल पूरे दुनिया में देखा जाता है, तो मैं आपके देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी, अक़लियत तबके को भी अपने मुआशरती निज़ाम में तब्दीली लानी होगी, अपने अफकार और नज़रियात में तब्दीली लानी होगी। किसी भी मुल्क में जो अक़लियत तबका है उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि उसके अमाल और किरदार से अक्सरियत तबके की दिलेदारी न हो। सही बात, उसको ठेस न पहुँचे, चाहे वो समाजी सतह पे हो, सियासी सतह पे हो, मजहबी सतह पे हो, कहीं भी हमारे जो भाई हैं, अक्सरियत तबके के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनके साथ हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारा अखलाक एक सच्चे मुसलमान की तरफ होना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम तो दुनिया को जोड़ने के लिए आया है। बेशक से हमारे किरदारों आमद, देखिए इस्लाम जो है वो उसका जो लिटरेचर है वो सिर्फ लिटरेचर नहीं है, कैरेक्टर है। सही, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब और हम में यही फ़र्क है कि हमारा कुरान और हदीस जो है वो हमारे ज़िंदगी में अमली तौर पे आनी चाहिए। अगर अमली तौर पे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मिसाली इंसान बन जाएंगे। सही, और जब मिसाली बनेंगे तो समाज के लिए, मुल्क के लिए सब फायदेमंद होंगे। इसलिए हमें भी अपना नज़रिया बदलना होगा,
हम जहाँ रहते हैं, जिस तबके पे रहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जिससे मिलना ना है, हमारा उनसे कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कोई गलतफहमी दूर हो नहीं। और मुसलमानों के अंदर जो फिरका वाराना इंतशार है, खुद तबकाती आपसी मसलकी है, वो दूर ना होने अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर खुद इसराबी कैफियत के आप शिकार होंगे, तो आप दुनिया को कौन सा अमन का पैगाम देंगे। इसलिए हमारे ऊपर, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदुस्तान में, ये तस्लीम करना होगा कि हम अक्सरियत तबके के साथ कोई ऐसा सलूक न करें, व्यवहार न करें जिससे उनकी दिल आजारी हो। खास करके इसलिए हमारे तमाम अभी तो हुजूर आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। जब हम नीतीश कुमार साहब को देखते हैं और चंद्रबाबू नायडू को, तो जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, इनकी जो पॉलिसियां हैं, ये उनसे मैच नहीं खाती है। ये अफ्तार के टाइम में टोपी भी पहनते हैं, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं, ईद के टाइम में भी जाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं चंद्रबाबू नायडू, और उस तरह नीतीश कुमार भी, मतलब मुसलमान अक़लियत को सबको लेकर के चलने वाली इनकी आइडियोलॉजी है। इससे पहले नीतीश कुमार जी भी बोल चुके हैं, बहुत बार जो है बीजेपी से अपना रिश्ता भी तोड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने 14 बोला था कि मैं कभी भी इनका साथ नहीं दूंगा, इनके पास आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी, स्पीकर उस वक्त उनके पार्टी के थे, सभी चीज़ है। तो जिस तरीका से बीजेपी की सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, एक तरफ नीतीश कुमार साहब का बैसाखी है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का, और जिस तरीका से इन्होंने पॉलिटिकल सारी जिंदगी में अपना पाला बदला है, जिस तरह के हालात सिचुएशन के तहत अपनी बातें मनवाई है, तो 10 साल में इनके जो अलायंस दलते इंडिया का कोई जरूरत ही नहीं था, कहीं पर कोई नाम ही नहीं था। मगर जिस तरीका से इस बार जो 24 में लोकसभा का रिजल्ट आया, प्राइम मिनिस्टर साहब इस बार बोलने लगे कि मोदी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए सरकार। तो ये क्या मामला, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हो या कल हो? लोग बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की अवाम बोल रही है, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है, अगर ये लोग सही बात पर अमल नहीं करेंगे। आप का जो नजरिया है या फिर आप इस हुकूमत के मुतालिक जो वसवसा है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी की जो नई काबीना है वो उसके नज़रिए में, उसके अमल में, उसके गुफ्तार में, उसके किरदार में किसी तरह की तब्दीली होने वाली नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बिहार के हर दिल अजीज वज़ीर आला नीतीश कुमार, और उसकी वजह है कि नीतीश कुमार की जो साफ सभी है, साफ व शफाफ सभी है, उनका जो बेदाग किरदार रहा है, और बिहार में जो तरक्याती काम हुए हैं उसकी बुनियाद पे वो मकबूल आम लीडर हैं आज की तारीख में भी। लेकिन वो जिस बुनियाद पर, जिस वजह से उनके साथ गए हैं, वो उनकी मजबूरी है उनके साथ रहना। चूँकि मुल्क में जो खौफ व हरास का माहौल पैदा किया गया है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी उसी के शिकार हुए हैं और उसी की बुनियाद पे वो गए। नतीजा है कि जो लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी बैसाखियां खींच लेंगे, वो नहीं खींच सकते, क्योंकि दोनों एक साथ खींचा जाए तब नहीं, वो भी नहीं खींच सकते, वो भी नहीं खींच सकते, सरकार तो गिर जाएगी। नहीं, वो खींच ही नहीं सकते, उनकी मजबूरियां हैं साथ में रहने के लिए। उनको एक भी वजीर न बनाते तब भी ये रहते। ये गलत फहमी है कि ये नहीं रहेंगे उनके साथ। इनको, इन दोनों जो पार्टनर्स हैं, और भी लोग हैं ना, कोई थोड़ी ये है, और भी लोग हैं, लेकिन उसके ये दोनों, अगर इनको एक भी वजारत काबीना में जगह नहीं मिलती तब भी इनकी मजबूरी है उनके साथ रहना। मगर मोदी जी तो देख रहे हैं नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के बैठा, चंद्रबाबू को बैठा, नहीं, लेकिन वो तो वो बैठाएंगे इसलिए बैठाएंगे कि चूंकि इस बार 272 तो लाना ही लाना है ना जी। हाउस में कोई भी पार्टी के हो 272 नहीं होगी, मैजिक नंबर तो चाहिए। तो वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, उनको वहाँ जो है एतमाद का वोट हासिल करना है संसद में। जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में एक एक वोट की अहमियत है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now